सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। तो बेटा, आज के इस क्लास में हम बोहर's थ्योरी ऑफ एन एटम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स थ्योरी ऑफ एन एटम डिस्कस किया था और उस थ्योरी में हमने एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने दिया था उसको अंडरस्टैंड किया था। बहुत सारे जो डेफिनेशंस रिलेटेड टू दैट थ्योरी लाइक मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जो भी है वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो आज के इस क्लास में हम बेटा नील बोहर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, उसने भी एक थ्योरी दी थी। इनफैक्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में जो खामियां थी, जो ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने एक नई थ्योरी रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पब्लिश की और उसी थ्योरी को आज हम स्टडी करेंगे कि नील बोहर ने जो थ्योरी दी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें उन्होंने क्या कहा, कैसे उसने बहुत सारे फिनोमिनास जो कि एटम के रिलेटेड हैं वो कैसे उसने एक्सप्लेन किए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, नील बोहर जो है उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसने जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी को हम कहते हैं दैट दिस इज अ ब्रिज बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये एक ब्रिज का काम करता है क्योंकि यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का जो जर्नी है वो यही से स्टार्ट होती है। एक एटम में जो क्वांटम मैकेनिक्स हम अप्लाई करते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, उसकी जो शुरुआत हुई है वो नील बोहर की थ्योरी से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि नील बोहर ने इस वाली थ्योरी में, जो जिसको हम बोहर's मॉडल या बोहर's थ्योरी ऑफ एटम कहते हैं, इसमें उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बेसिकली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हम क्वांटम थ्योरी में स्टडी करते हैं, लाइक डिस्क्रीट नेचर और क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है नील बोहर ने इस थ्योरी में। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नील बोहर की थ्योरी है, ये इट लाइज इन क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज इन क्वांटम मैकेनिक्स। इस थ्योरी को ना ही हम कंप्लीटली क्लासिकल मैकेनिक्स में रख सकते हैं, ना ही कंप्लीटली हम क्वांटम मैकेनिक्स में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लासिकल मैकेनिक्स के भी हैं और कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के भी हैं। और ये पहली थ्योरी है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया, इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि करंटली वी हैव अ डिफरेंट थ्योरी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, although this theory is an outdated theory, but still we find many applications। इसके बहुत सारे applications, इससे हमको एक बेसिक जो फिजिक्स एटम की है वो समझ आ जाती है, बेसिक जो साइंस एटम का है वो समझ आ जाता है इस थ्योरी से। तो बेटा यही थ्योरी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बोहर's थ्योरी ऑफ एटम। तो बेटा 3 पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, 3 बातें नील बोहर ने इस थ्योरी में बताई हैं और इन्हीं 3 पोस्टुलेट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर इन 3 पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के बाद इनकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। इन पोस्टुलेट्स को यूज हम करेंगे, हम देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो किस किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उन ऑर्बिट्स का रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। इसी तरह इस थ्योरी को यूज करके हम ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, कौन से ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होगी, ये भी फाइंड आउट करेंगे। या एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी कौन से ऑर्बिट में कितनी होगी, या टाइम पीरियड कितना होगा इसके रेवोल्यूशन का। सो ये पहले जब हम थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इन्हीं पोस्टुलेट्स को अप्लाई करके हम वो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। Different like we will find the formula for radius, for velocity, for kinetic energy, potential energy, for time period। पर वो सारी चीजें एप्लीकेशन पार्ट में आएंगी, क्योंकि वो सब तब हम डिराइव कर सकते हैं या तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें थ्योरी का बेसिक स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो बेटा इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है, पहला पॉइंट नंबर 1, वो ये है। बेसिकली नील बोहर ने जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, नील बोहर ने उस मॉडल को कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया। नील बोहर ने बेसिकली क्या किया, इसने रदरफोर्ड के ही मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जो कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने दिया था एक एटम का, नील बोहर ने उसी कॉन्सेप्ट, उसी मॉडल को लिया,
खाली उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, कुछ क्वांटम कॉन्सेप्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए और ये नई थ्योरी बन गई। सो नील बोहर डिडंट कंप्लीटली गो अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड, नहीं, ये वही थ्योरी है जो रदरफोर्ड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही नील बोहर के थ्योरी के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। जैसे पहला पोस्टुलेट आप देखो नील बोहर की थ्योरी का है, ये वही है जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम जो है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस न्यूक्लियस में एक एटम का सारा मास इसी में होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज इसी में होता है, ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं। सेम पोस्टुलेट जो है वो बोहरुस थ्योरी में है। इनफैक्ट पहला पोस्टुलेट जो बोहरुस थ्योरी में है वो यही है जो कि रदरफोर्ड की थ्योरी में था। पहला पोस्टुलेट हमें नील बोहर की थ्योरी का ये बताता है कि एक एटम जो है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस पार्टिकल होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। याद रखो, इन सर्कुलर ऑर्बिट टर्म यूज की है नील बोहर ने, ठीक है। So this is a nucleus, this is positively charged and negatively charged electrons, they revolve around this positively charged nucleus in circular orbits. इस एटम का जो एंटायर मास होता है वो इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसका जो साइज है इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, इट इज लेस देन 1%, इनफैक्ट लेस देन 0.001%, ठीक है। और नील बोहर ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो हियर द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये सेम पोस्टुलेट है, ये बोहरुस मॉडल, ये रदरफोर्ड्स मॉडल में भी हमने पढ़ा था और बोहरुस थ्योरी ऑफ एटम का पहला पोस्टुलेट यही है कि एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल इनको चाहिए वो कहां से आ जाता है, वो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन अगर हम मानेंगे इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम मान के चलेंगे दैट इज m और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम मान के चलेंगे e, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको पता है इसका वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये आपने 9th में भी पढ़ा होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज mv² डिवाइड बाय r। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m उस पार्टिकल का मास होता है जो रिवॉल्व करता है, जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। सो हियर कौन सा पार्टिकल रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। सो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है, एंड r इज द रेडियस, ये कौन से ऑर्बिट में है और उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स आता है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। अगर न्यूक्लियस का मान लो एटॉमिक नंबर Z है और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना आएगा बेटा, वो आएगा ZE, क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का जो है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर आपको देखना है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। या आप ऐसे मान लो दिस Q1 इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Qn एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू देंगे तो ये क्या बनेगा 1/4πε0। सो Qn चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है बेटा,
लास्ट क्लास में भी बताया, अगर इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है तो इसका चार्ज होगा Ze. E is the charge of proton, और एटॉमिक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। तो इसका टोटल चार्ज कितना आएगा, QN के बदले आएगा Ze, ठीक है, और QE इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू E का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R जो है दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये पहला पोस्टुलेट आता है mv स्क्वायर बाय R, दिस इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज Ze इंटू E इज Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी। ये बोहर्स थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, and the necessary centripetal force for this circular motion is provided by the electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. So ये इसकी बन जाती है पहले postulate की equation, ठीक है। So this is postulate number 1. This is point number 1 of Bohr's theory. अब देखो बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे postulate number 2. दूसरा पॉइंट जो Bohr's theory का था वो क्या था। देखो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, इनफैक्ट दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड क्वांटम पोस्टुलेट। इसी में क्वांटम कॉन्सेप्ट आ जाता है जो बोहर ने यूज किया क्लासिकल मॉडल में। और देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पोस्टुलेट है, इसमें कहा, नील बोहर ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। पर जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें यहां पे फोकस करना है वो ये है कि नील बोहर ने कहा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, पर इसका जो ऑर्बिट है ये किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो, बात तो यही कही थी रदरफर्ड ने, और यही बात जो है नील बोहर थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहता है। रदरफर्ड के हिसाब से भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और नील बोहर भी सेकंड पोस्टुलेट में कहता है कि दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बट द इंपॉर्टेंट थिंग, नील बोहर सिट्रस देके कहता है कि इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। रदरफर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और कहां कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये स्पेसिफाई नहीं है। उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा रदरफर्ड ने ये नहीं कहा, उसके हिसाब से कुछ भी रेडियस हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, यहां भी रिवॉल्व कर सकता है, यहां भी रिवॉल्व कर सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन रदरफर्ड के मॉडल में नहीं है कि कहां पे रिवॉल्व करेगा। पर बोहर ने इस पॉइंट को थोड़ा सा एग्जैजुरेट किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा इसने स्पेसिफिक कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना अराउंड दिस न्यूक्लियस, ये रिवॉल्व करता है इन सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स। खाली ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। उन ऑर्बिट्स का नाम बोहर ने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इनका एक पर्टिकुलर नेम दिया नील बोहर ने, और उन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये हर किसी ऑर्बिट में नहीं करता। इसका मतलब ऑर्बिट की रेडियस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, खाली वो वाले ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनकी कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी होगी। और वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी ये है कि उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम उन वाले ऑर्बिट्स में होता है वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए। एंड दैट एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में होता है, दैट इज mvr। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी और स्पीड, एंड r इज द रेडियस। This angular momentum of electron in that particular orbit, कौन से ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है, this should be quantized and this should be n times h/2 pi. This is very important. बेटा, this is called quantization postulate. Understand कर लो, this is very important. रदरफर्ड ने भी कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, बोहर भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। फिर डिफरेंस क्या है? रदरफर्ड ने कोई पर्टिकुलर केस नहीं कहा। रदरफर्ड ने कहा रिवॉल्व करेगा तो करेगा, कहां रिवॉल्व करेगा ये इंफॉर्मेशन रदरफर्ड ने नहीं दी। इसका मतलब है कि
जो ऑर्बिट की रेडियस कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ये करेगा, कहीं पे भी कर सकता है। इसकी जो रेडियस है ऑर्बिट की, ये कुछ इट कैन हैव एनी वैल्यू, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकता है, बट इट शुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पर बोहर ने इस बात पे स्ट्रेस दिया। उसने कहा नहीं, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, ये खाली कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। और इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज वी कॉल देम नॉन रेडिएटिंग। नॉन रेडिएटिंग, नॉन रेडिएटिंग का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, जो कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स है, जब इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, वो इन वाले ऑर्बिट्स में एनर्जी इमिट नहीं करता है, बिकॉज दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी। दीज आर कॉल्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और अगर आपको देखना होगा कि ये कौन कौन से ऑर्बिट्स है, तो बोहर ने कहा वही ऑर्बिट्स जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो होगा बराबर n टाइम्स h/2π। What is n? This n is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब है पहले ऑर्बिट, अगर आप पहले ऑर्बिट का वैल्यू निकालना चाहोगे तो n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू वो आप देंगे 1। अगर आप दूसरे ऑर्बिट का वैल्यू निकालना चाहोगे तो n का वैल्यू आप देंगे 2, इसी तरह तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5 एंड डैश। दिस n is sometimes also called as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ आ रहा है? तो पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी इस इक्वेशन के हिसाब से, तो n का वैल्यू 1 देंगे तो आप लिखेंगे mvr इक्वल टू 1 टाइम्स h/2π। तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए mvr, दैट शुड बी h/2π। दूसरे ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए दैट शुड बी 2 टाइम्स h/2π। तीसरे ऑर्बिट में होना चाहिए 3 टाइम्स h/2π। चौथे ऑर्बिट में होना चाहिए 4 टाइम्स h/2π। In short, this angular momentum of electron should be an integral multiple of h/2π। एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू 1.5 टाइम्स दिस नहीं हो सकता, 1.6 टाइम्स 2.1, 2 फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, उसका वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो बेटा, जैसे हमने जो ड्रॉबैक था ना रदरफोर्ड के मॉडल का, कि रदरफोर्ड ने जब कहा ना कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी, तो उस पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो अट्रैक्शन से आ जाता है। वहां पे हमने एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक जो निकाला था, वो निकाला था कि हमने रदरफोर्ड को कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये सर्कुलर मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना चाहिए, बिकॉज हियर द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। सो दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स थ्योरी। देखो इसी पोस्टुलेट को मॉडिफाई बोहर ने कैसे किया। उसने कहा यही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, पर ये रिवॉल्व कहां करेगा वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। इस ऑर्बिट की रेडियस का क्या वैल्यू हो सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होगा n टाइम्स h/2π। या अगर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा, 2h/2π होगा, 3h/2π होगा, 4h/2π होगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करेगा। ऐसे ऑर्बिट्स को बोहर ने नाम दिया नॉन रेडिएटिंग और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन ऑर्बिट्स में जब रिवॉल्व करता है ना इलेक्ट्रॉन, वो इन ऑर्बिट्स में एनर्जी इमिट नहीं करता है एज प्रिडिक्टेड बाय मैक्सवेल्स थ्योरी। समझ आ रहा है? So this is very important. So this is your postulate number 2, that an electron revolves in only certain discrete non-radiating orbits called as stationary orbits, and in these stationary orbits the angular momentum of electron, this is the formula for angular momentum mvr, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। m is the mass of electron, v is speed, and r is the radius of particular orbit. The angular momentum of electron in these orbits is an integral multiple of h/2π. n is 1, 2, 3, 4 integer and h/2π is the value. समझ आ रहा है? अब देखो बेटा, थोड़ा सा इस पोस्टुलेट पे हम और नजर डालेंगे
कि ये जो बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बोहर ने कहां से लाई, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे हम, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो क्वांटम कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो कहां से आ जाता है, या जो बोहर ने कहा दैट दिस MBR शुड बी इक्वल टू n टाइम्स h/2π, ये कहां से लाया, ये वाला जो टर्म है ये कहां से आ गया, बोहर ने इसका लॉजिक कैसे दिया, तो वो देखेंगे ऐसे। देखो बेसिकली हमारे पास जो है बेटा, आपने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ा होगा कि बेसिकली देयर आर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट, वन इज मैटर एंड वन इज रेडिएशन। इस यूनिवर्स में एंटी मैटर, एंटी एनर्जी, डार्क एनर्जी, उन चीजों को छोड़ के जनरली हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक तो पार्टिकल है, एक वेव है, एक मैटर है, एक एनर्जी है। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि बेसिकली रेडिएशन कभी बिहेव करती है एज अ मैटर, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल, फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। इसी तरह हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल है इट कैन समटाइम्स बिहेव एज अ वेव, इट कैन समटाइम्स बिहेव एज अ रेडिएशन, जिसको हमने डी ब्रॉगली वेव कहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, अगर ये मूव करता है विद वेलोसिटी v, देन दिस पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, जिसको हमने नाम दिया था डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। और उस मैटर वेव की जो वेव लेंथ है दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और दिस इज इक्वल टू h by मास इनटू वेलोसिटी। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है बेटा, ये आपने पढ़ी होगी कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है, वी कैन एज्यूम दैट दिस पार्टिकल इज अ वेव, इट हैज अ वेव प्रॉपर्टी, इट हैज अ वेव कैरेक्टर। और अगर आपको उसकी वेव लेंथ निकालनी है, देन यू नीड टू फाइंड आउट इट्स मोमेंटम, उसका मोमेंटम कितना है, तो उसकी जो वेव लेंथ की इक्वेशन है दैट इज h/mv, h इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आप सबको पता है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻13.4 जूल सेकेंड। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो फोटॉन थ्योरी में आ जाता है, जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली फोटॉन्स, और हर एक फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, और अगर किसी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी जो एनर्जी है वो बराबर होगी h टाइम्स न्यू। तो ये फोटॉन थ्योरी में हमने पढ़ा था, और ये आपने पढ़ा था बेटा डी ब्रॉगलीज थ्योरी में, डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन में, ठीक है। तो अब देखो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पे यूज करेंगे। दिस इज बेसिकली ए क्वांटम कॉन्सेप्ट। यहां पे जो बोहर ने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट लेते हैं, सपोज दिस इज एन ऑर्बिट, ठीक है, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज थ्योरी वी कैन ट्रीट दिस इलेक्ट्रॉन एज अ वेव ऑल्सो। अगर ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ जा रहा है और इसका मास m है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है वो किसके बराबर होगी, h/mv। ये तो सबको पता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज थ्योरी। हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट कर सकते हैं एज अ वेव, तो इसकी वेव लेंथ कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू h/mv। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इट्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो ये वाला ऑर्बिट है, ठीक है, और इस ऑर्बिट में मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आपने बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि चार्ज जो है ये टोटल चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, टोटल चार्ज possessed by a particular body is always equal to n times e, this is called quantization of charge। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा दैट टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज, एंड दैट बेसिक चार्ज इज बेसिकली द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है आपके पास जो चार्ज हो सकता है, इट कैन बी 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, इट कैन नॉट हैव सम डेसिमल वैल्यू, 1.3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, 4.5, ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 5.5 का नहीं हो सकता। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ फिजिक्स। ये रूल और ये रूल, देखो बेटा जो बोहर है उसने इन दोनों रूल्स को कैसे कोलैबोरेट करके एक पर्टिकुलर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट क्रिएट किया। यहां पे देखो फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट ले सकते हैं, तो एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो क्या हो सकता है, मान लो कोई भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट्स रिवॉल्व, सॉरी
उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ऑर्बिट में? 1 2 3 4 5। अब 5.5, 2.5, 2.25, 2.25 ये वैल्यू तो नहीं हो सकता ना। अब एक ऑर्बिट अगर आप लोगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है या तो एक होगा या तो दो होंगे या तो तीन होगा या तो चार होगा, इंटीग्रल होगे ना, क्योंकि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के हिस्से नहीं होते। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बेसिक फंडामेंटल चार्ज है। अगर आपको देखना है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 1.5 नहीं हो सकता, या तो एक होंगे या दो होंगे, 2.5 नहीं हो सकते, या तो दो होंगे या तो तीन होंगे। लेट अस सपोज ये जो ऑर्बिट है इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस है r, ठीक है बेटा, और इस वाले ऑर्बिट में हम ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हमने रखे n। लेट अस सपोज इस ऑर्बिट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस n का क्या वैल्यू हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, एनीथिंग, फाइन, शाबाश। अब देखो ये जो ऑर्बिट है, सो इस ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ne, ठीक है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को मान के चलोगे वेव, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को मान के चलोगे वेव, तो मुझे बताओ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी बराबर h by mv, और अगर इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वेवलेंथ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कितनी आएगी बेटा? वो आएगी ना n टाइम्स h by mv, ठीक है। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, और अगर इस ऑर्बिट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वेवलेंथ आएगी n टाइम्स h by mv। समझ आ रहा है? शाबाश बेटा, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है। अगर ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है, दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट, क्योंकि अगर इसमें एकोमोडेट होंगे, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है, यहां तक है एक इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ, और ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स फिट हुए हैं तो ऑर्बिट बना है, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को जोड़ोगे, दैट शुड बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस। अंडरस्टैंड कर लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डिराइव दिस पोस्टुलेट, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में खाली, और हम मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी बेटा? h by mv, ठीक है। तो ये h by mv उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस होगी वो किसके बराबर होगी? 2 pi r। बेटा दिस 2 pi r शुड बी इक्वल टू h by mv, क्योंकि अगर उसमें एक ही फिट हो रहा है तो एक ही फिट होने का मतलब है द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। अब अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी डी ब्रॉगली के हिसाब से? h by mv। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होगी, ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है यहां से यहां तक, और ये दूसरी इलेक्ट्रॉन है वेव, तो दोनों ऑर्बिट्स, दोनों वेवलेंथ जब आप ऐड करेंगे तो ऑर्बिट बनेगा, वो बनेगा दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ आ रहा है? तो बेटा दैट शुड बी इक्वल टू 2 pi r। अब अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होगी एक की है h by mv, दैट शुड बी इक्वल टू 2 pi r। तो इसका मतलब ये हमेशा फिट होना चाहिए। टोटल वेवलेंथ ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, तब जाके बराबर आएगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको कहता है कि एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 3 4 5 इंटीग्रल हो सकता है। तो वही हमने बताया, या एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 होगा। अब जब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में होंगे, इसका मतलब है कि उसमें एकोमोडेशन करने की कैपेसिटी उतनी ही है। या तो एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या 2 आएंगे या 3 आएंगे। इसका क्या मतलब है? कैपेसिटी इतनी क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को जो आप जोड़ोगे वो बराबर आएगी उस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस कितनी है, वहां पे जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब है 2 ही फिट होंगे, डाई नहीं होगा, क्योंकि डाई जो आधे इलेक्ट्रॉन की जगह है वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस अ वेरी सिंपल आर्गुमेंट कि बेसिकली हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डी ब्रॉगली इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, क्योंकि बेसिक चार्ज, बेसिक
जो यूनिट ऑफ चार्ज है दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हिस्से नहीं हो सकते। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहती है, दैट वी कैन कंसिडर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हुज वेव लेंथ इज इक्वल टू h by mv। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ है h by mv और एक ऑर्बिट है आपके पास, उसके सरकमफ्रेंस है 2πr, तो जितनी एक इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ होनी चाहिए उतनी ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होगी वो भी होगी। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दो ऑर्बिट्स की वेव लेंथ इतनी आएगी, दिस शुड बी इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। अब अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तीन ऑर्बिट्स की वेव लेंथ इतनी आएगी, दिस शुड बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो यही तो मतलब हुआ ना कि इसमें खाली या तो एक फिट होगा या दो फिट होगी या तीन फिट होगा। फिट होने का मतलब है देयर सम ऑफ वेव लेंथ शुड बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर आपके पास तीन के बजाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक की वेव लेंथ है h by mv, so this should be equal to 2πr। what is r? r is the radius of that particular orbit। ये ऑर्बिट की, सॉरी, this is the circumference of orbit, and in this particular orbit there are n electrons and the wavelength of each electron is h by mv। so जब आप wavelengths को ऐड करोगे this should be equal to total circumference। ठीक है सर, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, तो देखो क्या आएगा, ये mv और r, mv r, ठीक है, उधर ले जाओ तो ये 2π यहाँ क्या बचेगा n और क्या बचेगा h डिवाइड, और ये 2π नीचे आएगा और ये mv वहां जाएगा, दिस इज mvr। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन यहाँ पे बन गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, दैट mvr विल बी इक्वल टू n टाइम्स h by 2π। तो इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक इलेक्ट्रॉन का वो होगा बराबर n टाइम्स h by 2π। समझ आ रहा है? तो इसलिए फिर बोहर ने लास्ट में कहा कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2π। तो बेसिकली ये उसने कहां से लाया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। सो दीज आर द क्वांटम कॉन्सेप्ट्स व्हिच बोहर इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्लासिकल मॉडल। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, बोहर ने कहा ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और इन ऑर्बिट्स में ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता, हालांकि सर्कुलर मोशन करता है पर एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इनको नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। और कौन कौन से ऑर्बिट्स हैं ये कैसे निकालेंगे, वही ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। r1 का वैल्यू अगर निकालना है तो n का वैल्यू 1 दे दो, r2 का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू 2 दे दो, r3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना तो n के बदले 3 आएगा, चौथे ऑर्बिट का रेडियस निकालना तो n के बदले 4 दे दो। सो दिस n इज बेसिकली कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम पोस्टुलेट। फाइन, शाबाश। नाउ लेट अस डिस्कस पोस्टुलेट नंबर 3। बेटा थर्ड एंड लास्ट पोस्टुलेट क्या है बोहरस थ्योरी का, ठीक है। बेटा याद रखो, ये जो ऑर्बिट्स है ना, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, ये न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज r1, दिस इज r2, इसका रेडियस है r2, इसका रेडियस है r3, और इनका जो मैंने अभी जो बेसिक इनकी जो कंडीशन है वो मैंने बता दी कि कौन कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। ठीक है बेटा, ये जो ऑर्बिट्स है ना, इसकी ये जो डायग्राम है ये मैं ऐसे भी दिखाते हैं। पहले ऑर्बिट को हम ऐसे दिखाते हैं, दूसरे ऑर्बिट को ऐसे दिखाते हैं, तीसरे ऑर्बिट को ऐसे दिखाते हैं, चौथे ऑर्बिट को ऐसे दिखाते हैं। इन ऑर्बिट्स को कभी कभी हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। इनको हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जब रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिट्स को, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस ऑर्बिट के कितनी एनर्जी है उसको जब हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, एक लेवल से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्योंकि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। मान लो यहाँ पे इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी होगी E1, यहाँ पे एनर्जी होगी E2, यहाँ पे एनर्जी होगी E3। ठीक है, तो अगर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो ये पहला ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका नाम रखेंगे E1, ये दूसरा है इसमें रखेंगे E2, इसका है तीसरा E3, इसका E4। तो जितने ऑर्बिट्स होंगे, जितने लेवल्स होंगे, उतना हम रखेंगे नाम। यूजुअली हम कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स का नंबर है और एनर्जी लेवल्स का नंबर है, इट रेंज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब कि इसमें से इन्फिनिटी तक एनर्जी लेवल्स हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड होंगे, कुछ एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड होती हैं विद द इलेक्ट्रॉन, कुछ खाली होती है, एम्प्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन में खाली एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ऑर्बिट में आएगा ऐसे,
यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन। अब कोई एटम है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे दिखाएंगे, हाँ ये आपने पढ़ा होगा कि इन एनर्जी लेवल्स को हम कैसे फिल करते हैं, ठीक है, शाबाश। तो ये एनर्जी लेवल्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन से ऑर्बिट में कितनी है, तो वो हम जब डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो इसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। तीसरा पोस्टुलेट जो बोहर थ्योरी का है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी कभी एनर्जी इमिट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए फोटॉन। एनर्जी कभी कभी जो है एक एटम ये इमिट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और वो एनर्जी ये तब इमिट करता है, देखो याद रखो, जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। इनफैक्ट रदरफोर्ड में एक ड्रॉबैक हमारा ये आया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू बोहर's postulate, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक का जो मॉडिफिकेशन है, जो इस ड्रॉबैक को जो सही किया है बोहर ने, वो ऐसे किया है, उसने ऐसे कहा कि एक एटम कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं करता। एक एनर्जी जो है, एक एटम जो है ये एनर्जी कभी कभी इमिट कर सकता है, डिसकंटिन्यूअसली कभी ये एनर्जी इमिट कर सकता है। अब कब करेगा ये एनर्जी इमिट? बोहर ने कहा ये तब एनर्जी इमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तब जाके ये एनर्जी इमिट कर सकता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से सुनो बेटा, बोहर ने कहा कि एक एटम जो है ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं कर सकता। एक एटम कभी कभी एनर्जी इमिट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और ये कब करेगा एनर्जी इमिट? ये तब करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी, नॉट इन अ पर्टिकुलर शेल, नहीं, फ्रॉम वन शेल टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना अपने ऑर्बिट में, वो तब एनर्जी रिलीज नहीं करता, तब जाके वो रेडिएशन इमिट नहीं करता, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कर ही नहीं सकता। तो कब करता है ये? अगर मान लो कोई ऑर्बिट आपका, कोई इलेक्ट्रॉन आपका है यहां, ये शेल नंबर 2 में है, अगर इसने जंप किया, ट्रांजिशन किया और ये फर्स्ट शेल में आ गया, ठीक है, यहां जो इन 2 शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा ना बेटा, वो रिलीज होगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो इस शेल में जो एनर्जी है एटम की वो 2 जूल है फॉर एग्जांपल, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस शेल में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन है शेल नंबर 3 में, मतलब 3rd ऑर्बिट में, ये कब एनर्जी इमिट करेगा? अगर इसने ट्रांजिशन दिखाया, अगर इसने अपने शेल को चेंज किया, अपने शेल से किसी दूसरे शेल में जंप किया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा और पहुंचेगा यहां, पहले ये कौन से शेल में था, कौन से ऑर्बिट में था? 3rd, अब ये आ गया है शेल नंबर 1 में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, देखो यहां पे इसकी एनर्जी थी 10 जूल, यहां पे एनर्जी है 2 जूल। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है ना 10 माइनस 2 जूल, दैट इज 8 जूल, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ना ये इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। सो फोटॉन की एनर्जी होती है h nu। वेरी इंपॉर्टेंट दैट an atom does not continuously emit energy, it only emits energy when there is an electronic transition from one energy level to another energy level. याद रखेंगे, this transition should be from higher energy level to lower energy level. अगर 20 से 10 की ओर जंप करेगा तो 10 जूल की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बचेगी, वो फोटॉन इमिट होगा। तो फोटॉन कब इमिट होगा? फोटॉन तब इमिट होता है, एक एटम एनर्जी, मतलब फोटॉन कब इमिट करता है, रेडिएशन इमिट कब करता है? जब ट्रांजिशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां से कहां? फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी। समझ आ रहा है? अब अगर यहीं से आप एनर्जी देंगे, यहीं से एटम को एनर्जी देंगे, एक होता है एनर्जी रिलीज करना, दूसरा होता है एनर्जी एब्सॉर्ब करना। अगर आप एटम को यहीं से एनर्जी देंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने का मतलब इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल की एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर ये चाहता है कि मैं इस शेल में आ जाऊं तो इसके पास कितनी होनी चाहिए? 5। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करेंगे
तो एक तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर ली, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो बेटा इसके पास आएगी ना 5, तो ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इसको हम कहते हैं एक्साइट होना। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फिर वो वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट पहले अपनी स्टेट में जहां पे उसकी एनर्जी लोवेस्ट हो, जहां वो स्टेबल हो। तो जब वो वापस आएगा ना फिर यहां से यहां, तो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक वो वापस आएगा, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बची होगी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। सो याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी लेवल पहले था वो किस एनर्जी लेवल में, उस एनर्जी लेवल में जिसकी एनर्जी हमने रखी है EI, फिर वो आएगा ट्रांजिशन जंप करेगा टू फाइनल एनर्जी लेवल जिसकी हमने एनर्जी रखी है EF। एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम एनर्जी लेवल EI टू एनर्जी लेवल EF। EI इज द इनिशियल लेवल एंड EF इज द फाइनल एनर्जी लेवल, and we assume that this EI is greater than EF। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो एटम है इस ट्रांजिशन से क्या होगा, एक फोटॉन, एक रेडिएशन, एक एनर्जी रिलीज होगी। तो उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, h nu, एंड दिस h nu will be equal to the difference between these two energy levels, that is EI minus EF। so this is your third postulate। what is your third postulate, third statement, that an atom emits energy in the form of photon only when an electron inside it makes transition from higher energy level to lower energy level। ठीक है, और जब ये ट्रांजिशन दिखाएगा फोटॉन एमिट होगा, तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू h nu, that is equal to the difference between those two energy levels divided by the Planck's constant। इस इक्वेशन से उसकी फ्रीक्वेंसी, या अगर वेवलेंथ निकालनी है तो h nu के बदले हम लिख सकते हैं hc/λ, क्योंकि फोटॉन की जो आपने पढ़ा होगा फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट में, एक फोटॉन की एनर्जी होती है h nu और hc/λ। सो दिस एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सो दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कहां से आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। पोस्टुलेट नंबर सेकंड क्या है, दूसरा पोस्टुलेट है दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट स्पेशल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, and the angular momentum of electron in these orbits is always quantized and is equal to n times h/2 pi। तीसरा postulate क्या है, third postulate is that an atom emits energy or a radiation or photon only when electron inside it makes a transition from higher energy level to lower energy level। Fine, so these are the 3 postulates। ठीक है बेटा, I hope you understood these 3 postulates of Bohr's theory। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे ये जो हमने 3 पोस्टुलेट्स बोहर्स थ्योरी के अंडरस्टैंड कर लिए, अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। हम एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे कि मान लो अगर हमारे पास कोई एटम है और ये उसके स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये मान लो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। अगर हमें इन ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, मान लो हीलियम के तीसरे ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, हाइड्रोजन के 5वें ऑर्बिट की रेडियस बताओ, बेरिलियम के 6ठे ऑर्बिट की रेडियस बताओ। तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे रेडियस के लिए, जिसमें हमें एटम का एटॉमिक नंबर सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा और आपको कौन सा ऑर्बिट निकालना है, 3rd 4th 5th 6th जो भी है वो सबस्टिट्यूट करेंगे और हमें ऑर्बिट की रेडियस पता चलेगी। तो एक तो हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर हमें किसी भी ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो उसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे फॉर एनी एटम यूजिंग बोहर्स थ्योरी। फाइन, सो दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर 1। दूसरी फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो है कि अगर हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कौन से ऑर्बिट में कितनी होती है,
मान लो मैं लूंगा हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कितनी स्पीड है। हीलियम का चौथा ऑर्बिट, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी कितनी स्पीड है। तो इस स्पीड की भी हम निकालेंगे फॉर्मूला। सो वी विल ऑल्सो फाइंड अ फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट मतलब थर्ड, फोर्थ, सेकंड, जो भी है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। सो दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर सेकंड। इसकी फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एनर्जी पे। हम फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हम देखेंगे कि कौन से ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है। सेकंड में कितनी होगी, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी। इनफैक्ट हम काइनेटिक एनर्जी अलग देखेंगे और पोटेंशियल अलग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कौन से ऑर्बिट में कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी, ये भी हम डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे टाइम पीरियड। हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कौन से ऑर्बिट का कितना होता है। तो ये फॉर्मूलाज मैं आपको बेटा डिराइव करके देता हूं, और रेडियस की, स्पीड की, एनर्जी की और टाइम पीरियड की, पर वी हैव टू यूज द बोहरिस थ्योरी। Using Bohris theory, we have to find the radius, we have to find the speed, we have to find the energy, and we have to find the time period of an electron. Fine? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है बेटा। तो चलो बेटा, पहली डेरिवेशन जो है, पहली जो चीज हम डिराइव करेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और इसका सिंबल हम रखेंगे Rn। n इज nth का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है। ठीक है। और इन सारी फॉर्मूलाज को हम डिराइव करेंगे यूजिंग दोज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहरिस थ्योरी, फॉर पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट, पोस्टुलेट नंबर सेकंड, पोस्टुलेट नंबर थर्ड। ठीक है। तो देखो कैसे डिराइव करेंगे। ये बेटा सारा मैथमेटिक्स है। तो जो पहला पोस्टुलेट है बोहरिस थ्योरी का, वो ये है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर आता है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की फॉर्मूला क्या आई थी, Z² डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन हमने कहां से लाई, ये पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पोस्टुलेट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, r इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसका हम रखेंगे n, Rn, क्योंकि हम एक nth ऑर्बिट ले रहे हैं। इट कैन बी सेकंड, इट कैन बी फर्स्ट, इट कैन बी थर्ड, फोर्थ, एनी ऑर्बिट। E is the charge of electron, 4πε0, this ε0 is permittivity, these are constants, Z is atomic number of the atom। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसके बाद हम करेंगे काम, जो दूसरा पोस्टुलेट है आपका, पोस्टुलेट नंबर सेकंड, वहां पे आपने पढ़ा है दैट mvr is equal to n times h/2π। फाइन। सो दिस इज योर पोस्टुलेट नंबर सेकंड, कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, लेट अस सपोज दैट ऑर्बिट इज nth ऑर्बिट, Rn, वो बराबर होता है mvr बराबर होता है n टाइम्स h/2π। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो क्या करेंगे हम बेटा, यहां से हम v का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और वो फिर हम सबस्टिट्यूट करेंगे इस v के बदले। फाइन। सो जरा निकालो यहां से v का वैल्यू। सो v विल बी इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है। तो m और r n हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। तो बेटा ये है, ये जो है थर्ड, इस थर्ड का वैल्यू हम यहां पे देंगे यूजिंग वैल्यू फ्रॉम थर्ड ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। सिंपल सी बेसिक डेरिवेशन है ये। तो दे दो वैल्यू, पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ये एक Rn और एक Rn होगा कैंसिल। ठीक है बेटा। तो वहां क्या बचा, mv²। तो m और v के बदले हम ये वाला वैल्यू देंगे, दैट इज nh डिवाइडेड बाई 2π mRn। ठीक है। ये v का वैल्यू हमने दिया और इसका आता है स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहां राइट साइड में क्या है, दैट इज ZE²
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। और एक आर एन कैंसिल हुआ है तो एक आर एन बचेगा, दिस इज आर एन। ठीक है, तो हमने ये जो v का वैल्यू यहां से निकाला इसको हमने यहां दे दिया, यहां डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बेटा ये m है, ऐसे आएगा n का स्क्वायर, ये स्क्वायर सबका अलग आएगा, सो ये बनेगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4, फिर आएगा पाई स्क्वायर, फिर आएगा m स्क्वायर, फिर आएगा आर एन का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या क्या है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। अब देखो कैंसल कौन कौन सी चीज होगी, उसको काट दो। यहाँ पे कैंसल क्या क्या होगा बेटा, उन चीजों को, उन पैरामीटर्स को कैंसिल कर लो। तो देखो फॉर एग्जांपल एक m और एक m कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल, एक पाई और एक पाई कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या बेटा, यहां बचा n स्क्वायर और बचा h स्क्वायर डिवाइड 4 कैंसिल, एक पाई बचा आपका, एक m बचा आपका, आर एन स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर और एक आर एन कैंसिल, तो एक आर एन बचा, इसी का निकालना वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, एक तो z बचा है, ई स्क्वायर बचा डिवाइड, और नीचे क्या बचा 4 पाई कैंसिल, आर एन कैंसिल, एप्सिलॉन बचा। ठीक है, आपको आर एन का वैल्यू निकालना, तो इसको यहां लाओ, बाकी इधर शिफ्ट कर लो। सो दिस इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, डिवाइड, नीचे क्या क्या आएगा, पाई और m और ये z और ये ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, ये आपकी आर एन की रिलेशन आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, इक्वल टू आर एन, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, खाली आपको इक्वेशन मॉडिफाई करनी है। अब आर एन का जो वैल्यू आ जाता है, फाइनल इक्वेशन आर एन इज इक्वल टू, यहां वेरिएबल कौन कौन सा है, एन स्क्वायर, इस एन स्क्वायर बाई ये जो z है इसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा ना, क्या क्या बचा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई और m, पाई m और ई स्क्वायर। ये देखो ये जो ब्रैकेट में आ गए ना, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है। ये आपकी रेडियस की आ गई फॉर्मूला, आराम से देखो। और इस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे, ब्रैकेट में h आता है, एप्सिलॉन, पाई, m, e, इनका वैल्यू फिक्स्ड है, ये कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में रखा। n स्क्वायर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कौन सा ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो n का वैल्यू 1 आएगा, दूसरे ऑर्बिट की n का 2 आएगा, तीसरे, चौथे, फोर्थ, इसी तरह n का जो वैल्यू है, दिस इज 1 2 3 4 डैश डैश, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। z इज द एटॉमिक नंबर, अगर हाइड्रोजन है तो Z1 आएगा, हीलियम है तो Z2 आएगा, इसी तरह कोई और एटम है तो Z3 4 5 6, दिस Z इज द एटॉमिक नंबर। क्यों, आप कौन सा एटम ले रहे हो। ब्रैकेट में जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, इनके वैल्यूज आपको पता है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, द वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, अकॉर्डिंगली आप देख लो। पाई का जो वैल्यू है दैट इज 3.14, m का जो वैल्यू है मास दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, e का जो वैल्यू है दैट इज, क्या वैल्यू है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻19। इन सारे वैल्यूज को जब आप सबस्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, तो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, और वो फिक्स्ड वैल्यू आ जाता है, इस सारे का वैल्यू जो आता है किसका, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई m ई स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाता है बेटा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आ जाता है इसका वैल्यू। अब -10 मीटर को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये इस सब का जो है कुल मिला के एक ही वैल्यू आता है। तो फाइनल आपकी फॉर्मूला जो बनेगी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू, पहले n स्क्वायर में z आएगा, n स्क्वायर
बाई जेड आएगा, ब्रैकेट में आएगा ये 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेडियस। ये आपके लिए जो बेटा रेडियस होती है, तो ये रेडियस की आपकी है फॉर्मूला एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर आपको मान लो आप, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, उसकी रेडियस कितनी होगी? तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जेड आएगा 1, ऑर्बिट कौन सा है 2, तो एन आएगा 2। तो दे दो इस फॉर्मूला में, तो रेडियस आएगी आपकी एन स्क्वायर, सो दैट इज 2 स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये आएगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई बेटा उसकी रेडियस। इसी तरह अगर आपके पास होगा फॉर एग्जांपल हीलियम एटम, और हीलियम एटम का थर्ड ऑर्बिट, मतलब एन है 3, हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, तो रेडियस कितनी आएगी? सो रेडियस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सो दैट इज 9 बाई जेड इज हीलियम इज 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये यहां से इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा। समझ आ रहा है? सो बेटा दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। फाइन, शाबाश। चलो अब लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्पीड। अब देखो बेटा, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और इसको हम सिंबलाइज करेंगे Vn से। जैसे हमने रेडियस की फॉर्मूला डिराइव की थी, इसी तरह से हम करेंगे स्पीड की भी फॉर्मूला डिराइव, इन्हीं दो पोस्टुलेट्स को, पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ बोर। तो पहला पोस्टुलेट था सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट जो था दैट इज mvr एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स h बाय 2 पाई। देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से हम निकालेंगे r का वैल्यू। पहले यहां एक r और एक r कैंसिल होगा, यहां से हम निकालेंगे r का वैल्यू, और वो वैल्यू हम फिर देंगे इसमें। तो r का वैल्यू निकालो, r का वैल्यू आएगा nh बाई 2 पाई इंटू mv। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इसमें फिट कर लो, देखो क्या आएगा, mv स्क्वायर ऐसे ही आएगा इक्वल टू z स्क्वायर ऐसे ही डिवाइडेड बाई नीचे 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे ही रखो, और r का वैल्यू ये वाला दे दो जो आपने निकाला है, दैट इज nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। तो ऐसे, सो ये mv स्क्वायर ऐसे ही, दिस इज इक्वल टू ये z स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में है ना 2 पाई, ये भी ऊपर आएगा, ये 2 पाई ऊपर आएगा, डिवाइड क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू nh। आपको निकालना है बेटा किसका वैल्यू? वेलोसिटी का वैल्यू, आपको v का निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो आराम से देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज हम बेटा यहाँ पे भूल गए हैं, जब हमने यहाँ पे r का वैल्यू जो दिया है ना, यहाँ पे वो दिया हमने nh बाई 2 पाई, ये mv हम भूल गए। सो दिस इज बेसिकली 2 पाई mv। ठीक है, शाबाश। तो यहाँ 2 पाई के साथ mv भी आएगा। फाइन, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखो। तो अब देखो बेटा, ये एक m कैंसिल, एक v और एक v गया, तो यहां बचा v इक्वल टू ये z ऐसे ही रखो, और n, ये z बाई n, ये z और ये n, बाकी जो बचे क्या क्या बचा, एक तो बचा e स्क्वायर, ये 2 इसके साथ चला गया 2 जा, ये पाई भी चला गया, और ऊपर कुछ नहीं बचा, डिवाइड नीचे क्या बचा, एक तो 2 बचा, और बचा एप्सिलॉन 0, और बचा आपका h। ठीक है, ये आपकी आ गई वेलोसिटी की फॉर्मूला। अब देखो बेटा, ये जो ब्रैकेट में है ना e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 h। ठीक है, इसको देख लेना, क्या पता कोई कॉन्स्टेंट मैं भूल गया कहीं पे, तो यू चेक दैट थिंग। ठीक है, तो दिस इज मैथमेटिक्स, आई कैन हैव सम एरर एनी टाइम।
तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो आता है बेटा 1 डिवाइडेड 137। और इस सारे कांस्टेंट को हम सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू को हम एक ही कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अल्फा। एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड एज एक सेकेंड, यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी सी और नीचे भी सी। आराम से देखो, this c is the velocity of light and you know the value of this c is 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्यों c गया मल्टीप्लाई, मैंने यहां भी c मल्टीप्लाई किया। बेसिकली ये जो e स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 h इनटू c, इसका वैल्यू आ जाता है इक्वल टू 1/137। ठीक है, e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 h और c का, इसलिए मैंने यहां पे एक्स्ट्रा c लाया, वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसका वैल्यू आ जाता है 1/137 और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जिसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट यूज इन एटॉमिक फिजिक्स। इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो आपकी जो फाइनल फॉर्मूला आ गई वो क्या आएगी फिर, वो ये v के बदले vn लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये z/n तो ऐसे ही आएगा, z इज एटॉमिक नंबर, n इज ऑर्बिट नंबर, हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस सारे के बदले आएगा अल्फा, और अल्फा का वैल्यू याद रखेंगे, दैट इज 1/137। तो अल्फा आएगा और अल्फा के साथ साथ आता है बाहर c। सो दिस इज योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Alpha is fine structure constant 1/137, c is velocity of light. So this we have found out this formula in terms of velocity of light. अब मान लो अगर आपके पास हाइड्रोजन है, सो z is 1, और आपको थर्ड ऑर्बिट में मतलब n = 3 में आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड पता करनी है। आपके पास हाइड्रोजन है, z is 1, और आपको थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड पता करनी है। तो दे दो वैल्यूज इसमें। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, z का वैल्यू 1 आएगा, डिवाइड n का वैल्यू आएगा 3, सो 1/3 इंटू अल्फा का वैल्यू है 1/137 इंटू c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका जो है वेलोसिटी का वैल्यू आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फाइन, so let's move to next, let's find out energy. So with that, third thing is, let us find out energy of electron in nth orbit. एनर्जी की फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो बेटा जो टोटल एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है तो रिवॉल्व कर रहा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। मोशन में होता है तो उसकी स्पीड होती है, तो अकॉर्डिंगली उसकी कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम निकालेंगे, उसका जो वैल्यू है दैट इज 1/mv²। अभी हमने स्पीड की फॉर्मूला निकाली है, वो हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में होता है तो न्यूक्लियस का उस पर एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यू से, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. Q1 is the charge of electron, Q2 is the charge of nucleus and R is the radius. और याद रखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना न्यूक्लियस का, दैट इज अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव। तो आई होप कि ये आपको पता होगा, जब किसी बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, और जब किसी पे रिपल्सिव फोर्स होता है तो जो इस पे उसकी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव होती है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे हम वेलोसिटी जो स्पीड का हमने फॉर्मूला डिराइव की है वो वैल्यू यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे हम आर का जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव की वो सबस्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे। फिर इसका वैल्यू अलग से, इसका अलग से, फिर दोनों के वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, शाबाश। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है बेटा उसको निकालेंगे।
तो अभी जो हमने वैल्यू निकाला है वेलोसिटी का, तो उसको सबस्टिट्यूट करेंगे। आई होप कि आपने वो कॉपी किया होगा, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सबस्टिट्यूट करूँगा। वेलोसिटी की इक्वेशन जो है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई थी हमारी बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v। v का जो वैल्यू आया था हमारा, वो आया था बेटा z/n ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 h। ठीक है, तो ये आया था बेटा आपका वैल्यू किसका, वेलोसिटी का। तो इसी का स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने कहां से सबस्टिट्यूट किया, जो मैंने अभी वेलोसिटी का वैल्यू आपको निकाल के दिया ना, z/n ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 h, ये वही वैल्यू है। ठीक है, इसको फिर मैंने c मल्टीप्लाई किया था, तो इसको इन टर्म्स ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट लाया था। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब इसको आगे ले जाएंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो यहां से हम देखेंगे u इज -1/4 पे एप्सिलॉन 0, q1 इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज Ze, q2 is charge of electron that is e, और r is the radius of nth orbit। और जो रेडियस की फॉर्मूला अभी हमने निकाली है, उस रेडियस की फॉर्मूला का वैल्यू हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। वो हमारा आया है बेटा, r का वैल्यू आया है n स्क्वायर बाई z इंटू h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आया है r का वैल्यू। अब देखो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। तो ये क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही 1/2, और देखो कांस्टेंट क्या क्या आएगा 1/2, यहां भी 2 है ना, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 4, सो 4 2 आएगा 8, तो डिनोमिनेटर में एक तो 8 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा m, और क्या आएगा z, और आएगा ई स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं ये z का स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर का स्क्वायर आएगा e4। नीचे आया 2 स्क्वायर इज 4 2 8, और आएगा n स्क्वायर, और आएगा एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, और आएगा h स्क्वायर। ये आपकी निकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। ठीक है, नंबर 1। यहां पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, सो u इज इक्वल टू, पहले देखो बेटा यहां पे एक तो आएगा, ये देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये एम ई स्क्वायर जो है ना, ये नीचे से ऊपर आएगा, ये एम ई स्क्वायर जो है ये यहां से आएगा यहां, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है, तो जब एम ई स्क्वायर आएगा तो पहले हम लिखेंगे एम ई। ठीक है, फिर जब ई स्क्वायर ऊपर आएगा, ई इंटू ई इज ई स्क्वायर, जब ये ई स्क्वायर भी ऊपर आएगा तो ये बनेगा ई रेज पावर 4। ठीक है, और ये z, और जब ये वाला z भी ऊपर आएगा तो ये बनेगा z स्क्वायर। ये सारा वैल्यू नेगेटिव आएगा, डिवाइड, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा एक तो 4, खाली एक ही नंबर आता है ना 4, शाबाश, और उसके बाद आएगा ये n स्क्वायर लिख लो। ठीक है बेटा, उसके बाद आएगा एक एप्सिलॉन 0 और एक एप्सिलॉन 0 आया एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, और उसके बाद आएगा बेटा h स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज यहां पे आपको इस पे गौर करना है, वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है, दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब खाली डिनोमिनेटर में कांस्टेंट का फर्क है, यहां पे आ जाता है 8, यहां पे आ जाता है 4। अगर ये 8 है तो ये 4 का हाफ है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मैग्नीट्यूड इसका होता है, दैट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर ये 10 जूल की एनर्जी होगी, ये -20 जूल की होगी। अब देखो mz स्क्वायर e4, mz स्क्वायर e4, हाँ 8n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, 4n स्क्वायर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। सो दिस इज हाफ ऑफ दिस मच एनर्जी। सो अगर ये 5 है वो 10 है, अगर ये 10 है तो वो 20 है, पर वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप यहां पे एक चीज याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, ये हाफ है, ये फुल है। सो दिस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
अगर ये 5 है ये 10 है, सो 10/2 इज इक्वल टू 5। सो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मैं यहां पे अगर इसको माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अब ये बन जाता है परफेक्ट। देखो बेटा अगर ये -20 होगा तो इसका वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये 10 होगा। अगर ये -30 होगा तो ये 15 होगा। देखो अगर ये -30 है तो u का वैल्यू -30 दे दो, सो माइनस माइनस बनेगा +30, +30/2 is 15. So this is a perfect equation. So kinetic energy of electron is half of its potential energy in terms of magnitude. ठीक है, अब देखो अब दोनों के वैल्यूज यहां दे दो तो टोटल एनर्जी का आंसर आएगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले काइनेटिक का वैल्यू ये वाला वैल्यू, ठीक है, सो दैट इज mz² E4 डिवाइडेड बाय 8n² h²। फिर पोटेंशियल का वैल्यू ये, सो दैट इज माइनस mz² E4 डिवाइडेड बाय 4n² h²। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, सो दिस इज हाफ, दिस इज फुल, ये ज्यादा है ना तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। This is 1/8, this is -1/4, so 1/8 -1/4 is -1/8। so जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ के वो आएगा -mz² E4 डिवाइडेड बाय 8n² h²। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो टोटल एनर्जी आती है ना वो नेगेटिव आती है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। पहले आप एक चीज पे गौर करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि अब अगर देखेंगे ये टर्म और ये टर्म ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे -1/8 आता है, यहाँ पे -1/4 आता है, यहाँ पे 1/8 आता है। अब इन दोनों के बीच में तो हमने रिलेशन निकाल दी, अब इस और इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं, इस और इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। अब देखो वो क्या है बेटा, सो दिस इज 1/8, दिस इज -1/8। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वही टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। अगर ये 15 जूल होगी ये भी 15 जूल होगी, पर ये प्लस होगा ये माइनस होगा। सो एक और इक्वेशन यहां पे बनती है दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू टोटल एनर्जी। पर इसमें आप याद रखेंगे टोटल एनर्जी पे यहां पे हमें रखना पड़ेगा माइनस। अब ये परफेक्ट इक्वेशन है। अब देखो अब अगर ये -30 जूल है तो E का वैल्यू -30 आएगा, सो माइनस माइनस बनेगा +30, सो K निकलेगा 30। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे काम, एक ही इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे K इज इक्वल टू -U/2 एंड दिस इज इक्वल टू -E। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसको याद रखो। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मैग्नीट्यूड वाइज उसके पास उतनी ही होगी टोटल एनर्जी, और उसका हाफ होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। जरा मुझे ऐसे बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके पास बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक और टोटल का वैल्यू सेम होता है पर टोटल होता है नेगेटिव। अगर काइनेटिक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो टोटल एनर्जी आएगी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक का आधा होता है, सो 10/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइनस। याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल भी नेगेटिव होती है। मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल, पर टोटल नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है? सो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, उसकी टोटल एनर्जी होगी -10 जूल, उसकी पोटेंशियल होगी -10/2 दैट इज -5 जूल। अब देखो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अब अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे, दिस इज 10, दिस इज -5, सॉरी समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। फिर से देखो बेटा, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, हम जब काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी जो है फॉर एग्जांपल -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ठीक है। या अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर उसके पास, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटा ठीक करना है। आई थिंक हमें कहीं पे एरर हो गया यहाँ पे। हाँ बेटा, गड़बड़ जो है हमने किया था, गड़बड़ हमने किया है यहाँ पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक 10 है, उसकी टोटल एनर्जी होगी -10। पोटेंशियल जो है, यहाँ से पोटेंशियल होती है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, हमने डिवाइड किया है। सो यहाँ पे हमने गलत किया है। तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक से डबल। सो दैट इज 2 k। सो दैट इज 2k। सो दैट इज -2 × 10 = 20। अब बराबर आ रहा है, देखो। अब अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा। काइनेटिक है 10, पोटेंशियल है -20। सो -20 + 10 = -10। तो याद रखिए, ये रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू होता है सेम। सो अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -5, काइनेटिक एनर्जी होगी 5। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी और 2 टोटल एनर्जी। अगर काइनेटिक 5 है तो पोटेंशियल होगी 2 × 5। अगर काइनेटिक 10 है तो पोटेंशियल होगी 2 × 10। समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो, अब इस एनर्जी की फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो चलो मैंने रिलेशन बता दिया, इसको आप नोट कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक इज इक्वल टू -12 ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टोटल। याद रखेंगे, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, काइनेटिक हमेशा आ जाती है पॉजिटिव। अब देखो बेटा, चलो अब जो हमारी फॉर्मूला है ये वाली टोटल एनर्जी की फॉर्मूला जो है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंपल टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने बाकी फॉर्मूलाज जो लिखी है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, माइनस तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। वेरिएबल है Z/n, तो Z²/n² अलग से, ब्रैकेट में बाकी बचा जो कांस्टेंट, एक तो m, एक तो E4 डिवाइड 8 ε0² h², ठीक है। तो ये क्या बनता है, देखो बेटा, इसका जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है ये -Z²/n² ऐसे ही। इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, वो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज 1.67 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये आपकी आएगी एनर्जी की फॉर्मूला, एनर्जी की फॉर्मूला। मान लो अगर आपके पास हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? तो हाइड्रोजन है तो Z1 आएगा, पहला ऑर्बिट है तो N1 आएगा, तो 1/1 इज 1, -1 × 13.6, तो आंसर आएगा -13.6। तो हाइड्रोजन की जो पहली ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी है, टोटल एनर्जी, तो n का वैल्यू 2 आएगा, z का वैल्यू 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा। अब अगर मान लो हीलियम का चौथा ऑर्बिट है, हीलियम है तो Z2 आएगा, चौथा ऑर्बिट है तो N4 आएगा, सो 2²/4² × 13.6। तो इस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकोगे, ठीक है। तो जब आपने टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाला, फिर आप टोटल एनर्जी के वैल्यू से काइनेटिक भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, मान लो अगर वो आता है -5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा +5.6 और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा -2 × 5.6। समझ आ रहा है? सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड योर टोटल एनर्जी, ठीक है। अब चलो, लेट अस मूव टू नंबर नेक्स्ट। लेट अस गो टू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो बेटा पहले मैं काम करूंगा, मैं ये 3 फॉर्मूलाज लिख के रखूंगा, जो 3 फॉर्मूलाज मैंने डिराइव किए हैं, जिनका रिजल्ट मैंने निकाला है, वो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहले मैंने निकाल के दिया आपको रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो आंसर आ गया n² × 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरा आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो आ गया हमारा Z/n × α c। अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट।
फिर हमने टोटल एनर्जी की फॉर्मूला निकाली, आंसर आ गया -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री डेराइवेशन जो हमने की। अब अगर मान लो टाइम पीरियड की फॉर्मूला निकालनी है, नंबर 4 इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये मान लो न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट का रेडियस है r। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम सिंपल सी फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है अगर वो वेलोसिटी v के साथ मूव करता है? 2πr, where r is the radius, circumference distance will be equal to circumference। एंड फिर उस सर्कमफ्रेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। सो टी इज टाइम पीरियड। सो टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2πr डिवाइड बाई v। सो r इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, t इज वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट। सो दिस इज 2π। r का वैल्यू यहां से लाओ जो आपने पहले निकाला, सो दैट इज n² डिवाइडेड बाई z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, शाबाश। तो डिवाइड v, वेलोसिटी का वैल्यू यहां से लाओ, सो दैट इज z बाई n इंटू अल्फा c। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको ठीक कर लो तो आपका आंसर आएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि रिलेशन क्या है, जैसे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। अब यहाँ पे माइनस आ जाता है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये इनवर्सली डायरेक्टली बन जाता है फिर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे निकालो वैल्यू। सो टी विल बी इक्वल, पहले यहाँ देखो दिस इज n² बाई z, नीचे है z बाई n। तो जब इसको आप इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n बाई z बनेगा। सो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा n³ डिवाइडेड बाई z²। ठीक है, तो बाकी बचे कांस्टेंट क्या क्या आया, एक तो आया आपका 2π और आया आपका इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू दे दो इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, डिवाइड नीचे आया आपका अल्फा सी। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका सेकेंड्स में आएगा टाइम पीरियड का वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पे देखो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² एंड दिस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³। अब मान लो ये पहला ऑर्बिट है, दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3 एंड डैश डैश। इसकी रेडियस है r1, इसकी r2, इसकी r3। ठीक है बेटा, इस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसका हम नाम रखेंगे v1, इसमें रखेंगे v2, इसमें रखेंगे v3। इसमें जो एनर्जी का वैल्यू है उसका नाम रखेंगे E1, इसमें रखेंगे E2, इसमें रखेंगे E3। हमें बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करनी है N1, V1, E1 इनके बीच में। यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू रखेंगे T1, यहाँ पे रखेंगे T2, यहाँ पे रखेंगे T3। ठीक है, शाबाश। जरा हमें वैल्यू बताओ, पहले रेडियस के रिलेशन बताओ। अगर ये पर्टिकुलर कोई एटम है, मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, पर्टिकुलर एटम है, तो z इज कांस्टेंट। सो हियर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सो जितना n का वैल्यू r ज्यादा होगा, मोर वैल्यू ऑफ n तो मोर वैल्यू ऑफ r। तो रेडियस के बीच में जो रिलेशन आएगी वो आएगी r3 इज ग्रेटर देन r2 ग्रेटर देन r1। ये पहली रिलेशन। जितना दूर जाओगे रेडियस बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ऑर्बिट आएगा तो बड़ी रेडियस होगी। फिर वेलोसिटी की रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसका मतलब जितना n का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना n का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। तो रिवर्स आएगा, इसका मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है v1 इट विल बी ग्रेटर देन v2, इट विल बी ग्रेटर देन v3। आराम से देखो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट फर्स्ट ऑर्बिट में चलता है, उसके बाद उसकी स्पीड सेकंड, जितना वो दूर दूर जाएगा ना उतनी उसकी स्पीड कम होती है। तो अगर वो दूर दूर जाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है, इसका लॉजिक ये है कि जब वो नजदीक होता है ना न्यूक्लियस के, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्पीड भी ज्यादा होती है। तो जब वो दूर दूर जाएगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, दूर दूर जाएगा न्यूक्लियस से, पहले से दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें, तो उसकी स्पीड घटती है, कम होती है। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। सो एज यू मूव अवे, तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी ग्रेटर देन सेकंड, विल बी ग्रेटर देन थर्ड। सो दिस इज द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। फाइन।
शाबाश। इसके बाद आप मुझे एनर्जी की रिलेशन बताओ। देखो बेटा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, पर यहां पे माइनस आ जाता है। माइनस इसको बनाएगा डायरेक्ट, इसको अंडरस्टैंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जितना एन का वैल्यू ज्यादा होगा, ओवरऑल जो इसका वैल्यू आएगा वो कम आएगा, पर वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव जो जब कम होता है वो ज्यादा होता है। यू अंडरस्टैंड? -1 इज मोर देन -5, -5 इज मोर देन -10। तो वही प्रॉब्लम है यहां पे। बेसिकली अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो मोर वैल्यू ऑफ एन, जितना बाहर दूर दूर जाओगे, एनर्जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता, पर नेगेटिव होने की वजह से डिक्रीज, जो कम वैल्यू आएगा वो ज्यादा बन जाता है। तो इसका मतलब जितना दूर जाओगे आपकी जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, अगर आप पहले ऑर्बिट में निकालोगे एनर्जी, तो E1 का वैल्यू आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट में, हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे ऑर्बिट में जो वैल्यू आएगा बेटा, दूसरे ऑर्बिट में वैल्यू आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4। तीसरे में आएगा -13.6 डिवाइड बाय 9। अब मुझे बताओ इसमें से ज्यादा कौन है? ये मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है। पर अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज कम है पर ये नेगेटिव है ना, तो ये सबसे ज्यादा बन गया। तो अगर इन तीन के बीच में रिलेशन आपको निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना बेटा, E3 इज ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। ठीक है, अब ये इसका उल्टा हो गया। यहाँ एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, सो जितना एन ज्यादा उतनी एनर्जी कम, पर आपने थर्ड की ही ज्यादा लिखी, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव, और कम नेगेटिव एनर्जी होती है ज्यादा। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा होती है, जितना वो दूर जाएगा उसकी टोटल एनर्जी बढ़ती है, और ज्यादा से ज्यादा वो इन्फिनिटी तक जाता है। जब वो इन्फिनिटी तक जाएगा तो एन का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है 0, एंड दैट इज मैक्सिमम। और फर्स्ट शेल में जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज -13.6, दैट दिस इज मिनिमम। व्हाई? बिकॉज दिस इज माइनस। ठीक है, तो दूर जाओगे तो टोटल एनर्जी जो है बेटा वो बढ़ेगी। अब आपको पता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज होता है डबल कंपेयर टू टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पर वो भी नेगेटिव और ये एनर्जी भी नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन भी यही आएगी, U3 इज ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U1। सो दिस इज रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखो, काइनेट जितना दूर ऑर्बिट जाओगे यहां स्पीड कम होगी, यहां ज्यादा होगी स्पीड, यहां कम होगी, यहां उससे कम होगी, यहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, यहां पोटेंशियल एनर्जी कम, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां टोटल एनर्जी कम। दूर जाओगे 1 से 2, 2 से 3 ऑर्बिट, 3 से 4, टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। फाइन। सो अगर टाइम पीरियड की रिलेशन देखनी है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। सो इसका मतलब है जितना एन ज्यादा होगा टाइम ज्यादा होगा। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड्स। सो दूर जाओगे रेडियस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से बाहर जाओगे, न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल, रेडियस बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। टाइम पीरियड जो है बेटा जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा आएगा। समझ आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट बोहरिस थ्योरी, एंड वी इस बोहरिस थ्योरी को यूज करके हमने बहुत सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए। इनको नजर मार लो, इनको फिर से डिराइव कर लो और इस पे एक्सरसाइज कर लो। ठीक है बेटा, अगले क्लास में हम और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें जो हैं इसके बारे में हम देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे, वो दिखाऊंगा मैं बाकी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने सारा समझ लिया। इस पे जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो इसी पे आते हैं ज्यादा, बाकी यहाँ तो फॉर्मूला सिंपल है, उनमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालना है। आई होप कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हम लास्ट क्लास में करेंगे जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट बोहरिस थ्योरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।